आज है 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज भारतीय शेयर बाजार ने काफी उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद मजबूती के साथ क्लोजिंग दी। सेंसेक्स करीब 568 अंकों की बढ़त के साथ 76,071 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 172 अंक चढ़कर 23,581 के ऊपर बंद हुआ, जिससे लगातार दूसरे दिन तेजी बनी रही। आज की खास बात ये रही कि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा मजबूती देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स 559 अंक चढ़कर 55,174 पर पहुंच गया और 4 दिन की गिरावट का सिलसिला भी यहीं टूट गया। सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो ने लगातार दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन किया और 2% से ज्यादा की तेजी दिखाई। इससे ये संकेत मिलता है कि ऑटो सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी फिलहाल मजबूत बनी हुई है। मोइल लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ये करीब 19% तक उछल गया। इसकी वजह कंपनी का मार्च क्वार्टर में 9 लाख टन मैंगनीज प्रोडक्शन का टारगेट रखना रहा, जिससे ग्रोथ की उम्मीद बढ़ी है। साइएंट डीएलएम लिमिटेड, एम्बर एंटरप्राइजेज और सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के शेयरों में भी 5% तक की तेजी आई। इसकी वजह जेपी मॉर्गन द्वारा इन स्टॉक्स को ओवरवेट रेटिंग देना रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। बेंचमार्क इंडेक्स के बड़े शेयरों में आईटर्नल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप गेनर्स रहे। इन सभी में 2 से 6% तक की तेजी देखी गई। मिड कैप स्पेस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसई, एपीएल अपोलो ट्यूब्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में 4 से 6% तक की बढ़त देखने को मिली, जिससे ये साफ है कि मिड कैप में भी मजबूत भागीदारी रही। वहीं दूसरी तरफ अर्बन कंपनी में करीब 3% की गिरावट आई। इसकी वजह 385 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील रहा, जो अक्सर तब होता है जब बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल में करीब 2% की गिरावट देखी गई। इसकी वजह कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा इनके टारगेट प्राइस घटाना रहा। वेदांता के शेयरों में भी हलचल देखने को मिली, क्योंकि एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने की कंपनी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि इसके बावजूद स्टॉक में मजबूती देखने को मिली, जो ये दिखाता है कि बाजार ने इस खबर को ज्यादा नेगेटिव नहीं लिया। क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी मार्केट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बनी हुई हैं। फिलहाल ये लगभग $100 के आसपास चल रहा है और अगर इसमें और तेजी आती है तो इसका सीधा असर मार्केट की चाल पर पड़ सकता है। मार्केट में जो हल्की फुल्की रिकवरी दिख रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण वैल्यू बाइंग है। आसान भाषा में समझें तो जब अच्छे स्टॉक्स पहले से सस्ते दाम पर मिलने लगते हैं तो समझदार निवेशक धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर देते हैं। ग्लोबल संकेत भी फिलहाल थोड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि यूएस, एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में ज्यादा नेगेटिव माहौल नहीं है। ऐसे में भारतीय बाजार को भी बाहर से थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआई यानी विदेशी निवेशक अभी भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डीआईआई यानी घरेलू निवेशक अच्छी खरीदारी करके बाजार को संभाल रहे हैं। यही वजह है कि भारी दबाव के बावजूद बाजार पूरी तरह टूट नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएस, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव अभी भी एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। अगर वहां से कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है तो बाजार में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर बना हुआ है और करीब 92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशक और ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, जिससे बाजार पर दबाव पड़ सकता है। ये समझना जरूरी है कि मार्केट यहां से और गिर भी सकता है, लेकिन पिछले मुकाबले वैल्यूएशन अब थोड़ा आकर्षक हो गया है। इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए धीरे धीरे निवेश करने का मौका बन सकता है। सही रणनीति यही है कि एक बार में पूरा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया जाए। इससे अगर बाजार और गिरता है तो भी आपको बेहतर औसत कीमत मिलती रहती है। सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में छोटे निवेशकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एसजीएफ के नियमों में अहम बदलाव किया है। इस कदम का मकसद ये है कि अगर बाजार में कोई बड़ी गड़बड़ी या डिफॉल्ट की स्थिति आती है तब भी सिस्टम स्थिर रहे और निवेशकों का भरोसा बना रहे। सरल भाषा में समझें तो एसजीएफ एक सुरक्षा फंड होता है जिसे क्लियरिंग कॉरपोरेशन संभालता है। अगर कोई क्लियरिंग मेंबर अपने भुगतान की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता तो इसी फंड से पैसे देकर ट्रेड का सेटलमेंट पूरा किया जाता है, जिससे बाकी निवेशकों के लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि पहले रिस्क का आकलन इस आधार पर होता था कि अगर 2 क्लियरिंग मेंबर एक साथ डिफॉल्ट कर जाएं तो क्या होगा, लेकिन अब सेबी ने इसे बढ़ाकर 3 कर दिया है। यानी अब सिस्टम को और ज्यादा खराब और मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
क्लियरिंग मेंबर को बाजार का गारंटर माना जाता है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि खरीदने वाले को कॉन्ट्रैक्ट और बेचने वाले को पैसा सही समय पर मिले। अगर कोई क्लियरिंग मेंबर पैसे देने में असफल हो जाए, मार्जिन जमा न करे या भारी नुकसान की वजह से जिम्मेदारी पूरी न कर पाए तो उसे डिफॉल्ट कहा जाता है। इस नए नियम का सीधा फायदा ये होगा कि अगर भविष्य में एक साथ कई बड़े खिलाड़ी डिफॉल्ट कर जाते हैं, तब भी बाजार का सेटलमेंट सिस्टम रुकेगा नहीं। इससे छोटे निवेशकों के पैसे की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी और बाजार में घबराहट या अव्यवस्था कम होगी। अगली खबर, आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में शॉर्ट टर्म नकदी की जरूरत को पूरा करने के लिए 48,014 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी 7 दिन के वीआरआर यानी वेरिएबल रेट रेपो के जरिए डाली है। ये पैसा करीब 5.26% की ब्याज दर पर दिया गया, जिससे बैंकों को तुरंत फंड मिल सके और सिस्टम में कैश फ्लो बना रहे। हालांकि आरबीआई ने इस ऑक्शन में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक देने की पेशकश की थी, लेकिन बैंकों ने उससे काफी कम पैसा लिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि सिस्टम में अभी भी कुल मिलाकर लिक्विडिटी सरप्लस में है, भले ही एडवांस टैक्स पेमेंट की वजह से इसमें तेज गिरावट देखने को मिली हो। वीआरआर एक ऐसा तरीका है जिसमें बैंक आरबीआई से थोड़े समय के लिए पैसे उधार लेते हैं और अलग अलग ब्याज दरों पर बोली लगाते हैं। इसका इस्तेमाल खास तौर पर तब किया जाता है जब बाजार में अचानक कैश की कमी महसूस होने लगे, जैसे अभी टैक्स और जीएसटी पेमेंट्स के कारण हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में आरबीआई लगातार सिस्टम में लिक्विडिटी डाल रहा है, जिसमें जनवरी 2026 से अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए डाले जा चुके हैं। इसका मकसद यह है कि शॉर्ट टर्म ब्याज दरें कंट्रोल में रहें और बाजार में फंड की कमी से कोई बड़ा असर न पड़े। अगली खबर, भारत में कुकिंग गैस यानी एलपीजी की खपत मार्च के पहले आधे महीने में करीब 17 से 18% तक गिर गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध तनाव है, जिसके कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई और गैस की उपलब्धता पर दबाव बना। भारत अपनी करीब 60% एलपीजी जरूरत इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए आता है। इस रूट पर तनाव और रुकावट के कारण सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे सरकार को घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए होटल और इंडस्ट्री जैसे कमर्शियल सेक्टर में सप्लाई कम करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जहां एलपीजी और एयर ट्रैवल से जुड़ा एटीएफ फ्यूल दबाव में रहा, वहीं पेट्रोल और डीजल की डिमांड में अच्छी बढ़त देखने को मिली। ये दिखाता है कि देश में रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां और ट्रांसपोर्ट अभी भी मजबूत बने हुए हैं, भले ही ग्लोबल तनाव का असर कुछ सेक्टर्स पर दिख रहा हो। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव ने बताया कि भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स पर फोकस कर रही है, ताकि देश में ही प्रोडक्शन बढ़े और सप्लाई चेन मजबूत हो सके। सरकार का साफ लक्ष्य है कि भारत सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर न रहे, बल्कि खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसके लिए कंपनियों को टेक्नोलॉजी और प्रोसेस शेयर करने वाली साझेदारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ेगा। एफडीआई नियमों में प्रेस नोट 3 के तहत जो बदलाव किए गए हैं, उनका मकसद विदेशी निवेश को आसान बनाना है। खासकर ऐसे निवेश जो कंट्रोलिंग या स्ट्रेटेजिक न हो, उन्हें अब पहले से ज्यादा आसानी से एंट्री मिल सकती है। अगली खबर, सरकार ने 16 मार्च से सिल्वर ज्वेलरी, खासकर सस्ते डायमंड लगी ज्वेलरी के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है और अब इसे फ्री से बदलकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बिना अनुमति के इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा और ये नियम 30 जून 2026 तक लागू रहेगा। ये कदम मुख्य रूप से आसियान देशों से बढ़ते इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक सस्ती ज्वेलरी के ज्यादा इंपोर्ट से घरेलू इंडस्ट्री पर दबाव पड़ रहा था, इसलिए सरकार ने ये सख्ती दिखाई है। दरअसल पिछले कुछ समय से जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पर पहले ही दबाव बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड कमजोर है। यूएस, यूरोप और चाइना जैसे बड़े बाजारों में मांग कम होने, कीमतें बढ़ने और करेंसी उतार चढ़ाव की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों में गिरावट देखी गई है और इसी स्थिति को देखते हुए सरकार लगातार नियम सख्त कर रही है। बाजार में लगातार गिरावट के बाद अब रिकवरी देखने को मिल रही है और दूसरे दिन भी इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुआ है। ऐसे माहौल में शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट हितेश तायल ने कुछ मजबूत स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह दी है। बीएसई लिमिटेड करीब 2973 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाल ही में साइडवेज रेंज से ऊपर निकलकर मजबूत संकेत दे रहा है। आसान भाषा में समझे तो स्टॉक ने एक दायरे से बाहर निकलकर ऊपर जाने की शुरुआत की है, जहां 2840 का स्टॉप लॉस और 3250 का टारगेट रखा जा सकता है। ऑयल इंडिया लगभग 473 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के पास मजबूती दिखा रहा है। टेक्निकल संकेत बता रहे हैं कि स्टॉक में धीरे धीरे ऊपर जाने की ताकत बन रही है, जहां 450 का स्टॉप लॉस और 510 का टारगेट एक हफ्ते के लिए रखा जा सकता है। पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 2933 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें हाल ही में ब्रेकआउट के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसका मतलब है कि स्टॉक में खरीदारी का जोर बना हुआ है, जहां 2790 का स्टॉप लॉस और 3200 का टारगेट रखकर शॉर्ट टर्म ट्रेड किया जा सकता है। विप्रो ने हार्नेस के साथ साझेदारी की है ताकि एआई और ऑटोमेशन के जरिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिलीवरी को तेज और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके, जिससे बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स का काम कम समय और कम लागत में पूरा हो सके।
श्री सीमेंट को आंध्र प्रदेश में लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर चुना गया है, जिससे कंपनी को कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता मिलेगी और आगे चलकर इसकी प्रोडक्शन और मार्जिन दोनों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस ने सैंडोज से जेनेरिक दवाओं के कई ब्रांड खरीदकर अफ्रीका में अपना कारोबार मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिससे कंपनी की इंटरनेशनल ग्रोथ और रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है। मारुति सुजुकी इंडिया को वित्त वर्ष 2023 के लिए 5,786 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट टैक्स नोटिस मिला है, लेकिन कंपनी इसे चुनौती देने वाली है, इसलिए अभी ये फाइनल देनदारी नहीं है और आगे पैनल के फैसले पर सब कुछ निर्भर करेगा। सिगल इंडिया के लिए बड़ा अपडेट आया है, जहां इसकी सब्सिडियरी सिगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने लुधियाना में करीब 200 करोड़ रुपए के 2 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिड हासिल की है, जिनमें 8 महीने का कंस्ट्रक्शन और 6 साल का मेंटेनेंस शामिल है, जिससे कंपनी को लंबे समय तक स्थिर रेवेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत ग्रोथ के संकेत मिलते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के लिए भी एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, जहां NCLT ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। ये कंपनी के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि इससे उसे एक बड़े एसेट को अपने कंट्रोल में लेने का मौका मिलेगा। हालांकि इस डील में मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी पर भारी कर्ज है और लिक्विडेशन वैल्यू इतनी नहीं है कि सभी को पैसा मिल सके। इससे ये भी समझ आता है कि इंसॉल्वेंसी केस में सबसे पहले कर्जदाताओं को प्राथमिकता मिलती है। वरुण बेवरेजेस की सब्सिडियरी साउथ अफ्रीका की क्रिकली डेयरी को 131 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है, जिससे कंपनी अपने इंटरनेशनल बिजनेस को मजबूत करने के साथ नए मार्केट में ग्रोथ के मौके बढ़ाना चाहती है। वहीं ब्रोकरेज बोफा ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए 550 रुपए का टारगेट दिया है, जो आगे अच्छी तेजी की संभावना दिखाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 1011 करोड़ रुपए के नए डिफेंस ऑर्डर मिले हैं, जिसमें रेडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इससे कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है और डिफेंस सेक्टर में उसकी पकड़ और मजबूत होती दिख रही है। टेक महिंद्रा अपनी सऊदी सब्सिडियरी टेक महिंद्रा अरेबिया में बाकी बचे 20% स्टेक को करीब सार 83.7 मिलियन में खरीदने जा रही है, जिसके बाद कंपनी की इसमें 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। ये डील जुलाई 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे कंपनी उस क्षेत्र में अपने ऑपरेशंस और कंट्रोल को पूरी तरह मजबूत कर सकेगी। औरोबिंदो फार्मा को US FDA से 9 ऑब्जर्वेशन मिले हैं और इसकी यूजिया यूनिट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि फिलहाल इसका बिजनेस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इंडिया ग्लाइकॉल्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.5 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी कमाई का हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है और कैश फ्लो की स्थिति भी ठीक है। शेयर करीब 0.51% की हल्की गिरावट के साथ 853 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया को CDSCO से इम्फिंसी दवा के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका इस्तेमाल लिवर कैंसर में होगा। इससे कंपनी का फार्मा पोर्टफोलियो मजबूत होगा और नए ग्रोथ अवसर खुलेंगे। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स को LPG की कमी के कारण अपना प्लांट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। कंपनी ने इसे फोर्स मेजॉर बताया है, यानी ये एक ऐसी स्थिति है जो उसके नियंत्रण से बाहर है और इसका असर आगे कितना होगा ये अभी साफ नहीं है। IDBI बैंक के शेयर में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि खबर आई कि सरकार बैंक की डिवेस्टमेंट यानी बिक्री प्रक्रिया को रोक सकती है। बाजार को ऐसी अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए निवेशकों ने तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में शेयर करीब 19% टूट गया, जिसमें एक दिन 17% और अगले दिन करीब 3% की गिरावट आई। इसका सीधा असर कंपनी की वैल्यू पर पड़ा और मार्केट कैप से करीब 18,900 करोड़ रुपए साफ हो गए, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इस गिरावट की मुख्य वजह यह है कि सरकार को मिले फाइनेंशियल बिड्स तय कीमत से कम बताए जा रहे हैं, जिससे डील रद्द होने या फिर से शुरू होने की संभावना बन गई है। यही अनिश्चितता बाजार में डर पैदा कर रही है और शेयर को दबाव मिला रही है। इस पूरे मामले से एक बड़ा सबक मिलता है कि जिन कंपनियों का भविष्य सरकारी फैसलों पर निर्भर होता है, उनमें उतार चढ़ाव ज्यादा तेज होता है। इसलिए ऐसे शेयरों में निवेश करते समय नीतिगत जोखिम को जरूर ध्यान में रखें। फरवरी में म्यूचुअल फंड्स ने भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा बनाए रखा और करीब 11,421 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। इसका मतलब है कि बड़े निवेशक अभी भी मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद देख रहे हैं, भले ही उतार चढ़ाव बना हुआ हो। खास बात यह रही कि फरवरी में 55 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्हें 10 या उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। यानी इन स्टॉक्स में संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, जो आगे चलकर ट्रेंड बना सकती है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी और स्कीम्स दोनों बढ़ी हैं, जिससे साफ दिखता है कि एक्सचेंज बिजनेस में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। इस स्टॉक ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 141% का शानदार रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया है। GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड में भी म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में बढ़ती डिमांड को दिखाता है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 127% का रिटर्न दिया, जिससे ये एक हाई ग्रोथ स्टोरी बनकर उभरी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में भी लगातार निवेश बढ़ रहा है, जो मेटल सेक्टर में मजबूती का संकेत देता है। इस स्टॉक ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 112% का रिटर्न दिया, यानी ये भी मल्टी बैगर कैटेगरी में शामिल हो चुका है। अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड में म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्पी बढ़ना इस बात का संकेत है कि कंपनी की केबल और कंडक्टर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इसने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 65% का रिटर्न दिया है। इंडियन बैंक में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ना ये दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में भरोसा वापस आ रहा है। इस स्टॉक ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 62% की तेजी दिखाई है। कैनरा बैंक में भी इसी तरह निवेश बढ़ा है, जिससे साफ है कि PSU बैंकिंग स्पेस में फिर से निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। इसने वित्त वर्ष 2026 में लगभग 51% का रिटर्न दिया है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में सबसे ज्यादा स्कीम्स की मौजूदगी ये दिखाती है कि NBFC सेक्टर में भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 51% का रिटर्न दिया है। कमिंस इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ना इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की कहानी को सपोर्ट करता है। इस स्टॉक ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 50% का रिटर्न दिया है। टाइटन कंपनी में निवेश बढ़ना कंजम्पशन और ज्वेलरी सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है। इस स्टॉक ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 34% का रिटर्न दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले से ही बड़ी होल्डिंग होने के बावजूद म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है। इसका मतलब है कि बड़े बैंकिंग प्लेयर्स पर भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है और इसने वित्त वर्ष 2026 में करीब 38% रिटर्न दिया है। द फेडरल बैंक में भी निवेश बढ़ा है, जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में स्थिर ग्रोथ की उम्मीद दिखाता है। इस स्टॉक ने वित्त वर्ष 2026 में करीब 35% का रिटर्न दिया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में म्यूचुअल फंड्स की बढ़ती हिस्सेदारी ये दिखाती है कि मेटल सेक्टर में आगे भी तेजी की उम्मीद की जा रही है। इसने वित्त वर्ष 2026 में करीब 35% का रिटर्न दिया है। 197 कम्युनिकेशंस में भी म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेक्टर में लंबे समय की ग्रोथ की उम्मीद को दिखाता है। इसने वित्त वर्ष 2026 में करीब 29% का रिटर्न दिया है और कंपनी ने अपने गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है।